देखो बेटा आज हम बात करेंगे समीकरण असमीका और सर्वसमीका की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समीकरण की, नंबर फर्स्ट बेटा किसकी बात कर रहे हैं, समीकरण की, इक्वेशन तो बेटा एक तो समीकरण है। नंबर दो बात करें तो नंबर दो पर हम डिस्कस करेंगे बेटा सर्वसमीका की, सर्वसमीका आइडेंटिटी। नंबर थर्ड बेटा हम बात करेंगे असमीका की, किसकी, असमीका मतलब इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें समीकरण की तो बेटा इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले समीकरण की बात करें तो इसमें होगा बेटा कि ऐसे व्यंजक, क्या, ऐसे व्यंजक जो, ऐसे व्यंजक जो चर के कुछ मानों, ऐसे व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए, कुछ मानों के लिए संतुष्ट हों, चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हों, क्या कहलाते हैं बेटा, समीकरण कहलाते हैं। कैसे, ऐसे व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हों, क्या कहलाते हैं बेटा, समीकरण कहलाते हैं। और अगर बात करें सर्वसमीका की तो ये होता है बेटा कि ऐसे व्यंजक, ऐसे व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए, चर के सभी मानों के लिए क्या हो, संतुष्ट हो, क्या कहलाते हैं, सर्वसमीका कहलाते हैं। अब देखो बेटा इनमें डिफरेंस होता क्या है, क्या कहलाते हैं, सर्वसमीका कहलाते हैं। अगर बात करें समीकरण की तो मैंने कहा था बेटा कि समीकरण हमेशा चर के कुछ मानों के लिए क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो सबसे पहले जैसे ये एग्जाम्पल है इसका कि x + 7 बराबर क्या है, 0, x + 7 बराबर 0 है। अब देखो बेटा संतुष्ट का या सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स के फाइनाइट वैल्यूज के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो। अब इसमें देखो बेटा यहाँ पर x + 7 बराबर 0 है। अब इनके संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप LHS को RHS के बराबर कर दें, मतलब इस वेरिएबल के लिए आप एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो, x का एक ऐसा मान निकालो कि ये दोनों क्या हो जाएं बेटा, इक्वल हो जाएं। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए मतलब हमें इधर क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। और इधर 0 बनाने के लिए आपको कोई ना कोई x का मान ऐसा ढूंढना पड़ेगा बेटा, ऐसा फाइंड करनी पड़ेगी x की वैल्यू कि जब अगर हम इसमें पुट करें तो ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब यहाँ पर हमें पता है बेटा कि x का केवल एक ही मान है, x बराबर -7, x बराबर केवल -7 ही x का एक ऐसा मान है जिसको अगर हम यहाँ पर पुट करें बेटा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब x के केवल इसी मान पर ये क्या होगा, व्यंजक क्या होगा बेटा, संतुष्ट होगा। x के केवल -7 या -7 वैल्यू पर ही ये क्या होगा बेटा, सेटिस्फाई होगा। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे एक ये आ गया x² - 3x + 2 बराबर 0 है। ये क्या है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अरे है तो समीकरण ही ना, देखना क्या है भाई, मैंने कहा था समीकरण केवल वेरिएबल के फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं बेटा कि जितनी पावर होती है किसी भी इक्वेशन में, जितनी पावर होती है इसके रूट्स उतने ही होते हैं या उतने ही चर के मान उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कैसा है बेटा, द्विघात समीकरण है।
अब द्विघात समीकरण है तो चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये तो पता लग गया कि अधिकतम 2 मान ही ऐसे होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब 2 ही मान केवल इसको संतुष्ट कर सकते हैं, 2 से अधिक मान इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। तभी हम कहते हैं कि बेटा समीकरण हमेशा चर के कुछ मानों के लिए ही क्या होता है, संतुष्ट होता है। अब ये मान आप सीधे भी निकाल सकते हो या फैक्टर करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। अब देखो बेटा, एक तो x बराबर में 1 रख रहा हूं, इसमें x बराबर 1 पुट करने पर, जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 3 गुना 1 प्लस 2 बराबर 0। अब देखो बेटा 1 प्लस 2 करेंगे 1 प्लस 2 3 हो गया, और माइनस 3 कितना आ गया 0 बराबर 0। तो मतलब एक मान तो ये हो गया जो इसे क्या कर रहा है बेटा, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मान कौन सा होगा अगर यहीं x का मान 2 रख दें, x का मान 2 रख दें तो बेटा क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वस टू 0 हो गया। यहाँ पर बेटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 6 और प्लस 2 इक्वस टू 0। देख लो बेटा इसको हल करने पर भी क्या आएगा 0 बराबर 0, मतलब बेटा ये भी इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इन 2 मानों के अलावा कोई भी x का ऐसा मान नहीं होगा जो इस समीकरण को क्या कर दे बेटा, संतुष्ट कर दे। इन 2 मानों के अलावा कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इसको क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। इन मानों को आप फैक्टर करके भी प्राप्त कर सकते हो या परफेक्ट स्क्वायर मतलब श्रीधर आचार्य सूत्र से भी प्राप्त कर सकते हो। अरे भाई रूट्स होते क्या है, मूल भी तो यही होते हैं ना कि चर के बेमान जो इसको क्या कर दें, समीकरण को 0 बना दें या संतुष्ट कर दें, ठीक है ना। अब उन्हीं की तो हम बात करें भाई, समीकरण होते क्या है, ऐसे व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए क्या होते हों, संतुष्ट होते हों। इसके अलावा कोई मान ऐसे नहीं है इन दोनों के अलावा जो इसको संतुष्ट कर दें। अब बात करें किसकी, सर्वसमीका की। अब देखो बेटाओ जैसे हम बात कर रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बेटा इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप x और y के कितने भी मान रख लो, प्रत्येक मान इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कैसे, जैसे बेटा हम मान रहे हैं कि x बराबर -1 रख दो और y बराबर क्या रख दो, हाँ बेटा क्या रखें 2 रख दें, ठीक है ना कुछ भी रख लो, जो मन करे ना वो मान आप इसमें पुट करो, वो वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करो, प्रत्येक मान इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। देख लो x बराबर -1 और y बराबर कितना है बेटा 2 हो गया, तो ये कितना आ गया -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया बेटा -1 प्लस 2 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। इधर -1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4, और ये कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इधर तो 1 आ गया, इधर बेटा 4 से 4 गया, इधर भी क्या आ गया 1 आ गया, मतलब ये दोनों मान बेटा इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। आपका जो मन हो, जितने भी मान आप इसमें ले लो बेटाओ, सभी मान इसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो सर्व समीकाएँ होती हैं वो बेटाओ क्या होते हैं, ऐसे व्यंजक होते हैं जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं। एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन, ठीक है बेटाओ तो चर का प्रत्येक मान इस व्यंजक को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे बेटाओ, सर्व समीकाएँ होंगी। अब अगर सर्व समीका की ही बात करें तो बेटाओ
हम जैसे पढ़ते हैं, एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, अगली होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितनी आती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी बेटा चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, संतुष्ट होगी। अगला अगर बात करें x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। अगला x माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब होता है। ठीक है बेटा, एक आता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो बेटा ये जितनी भी सर्व समीकरणाएं हैं ये सभी चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं, या ये ऐसे व्यंजक हैं जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि बेटा ये क्या होंगे, आइडेंटिटी। ठीक है ना, जो केवल चर के कुछ मानों के लिए ही संतुष्ट हों उनको हमेशा हम इक्वेशन कहेंगे, और बेटा जो प्रत्येक चर के मान के लिए संतुष्ट हो उनको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण कहेंगे। ठीक है बेटा, अगर नेक्स्ट बात करें हम असमीकरणों की, नेक्स्ट अगला है बेटा नंबर 3 असमीकरण। इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, तो लिखो ऐसे व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिनमें, ऐसे व्यंजक जिनमें सबसे पहले बेटा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आदि प्रयोग होते हों, आदि प्रयोग होते हों, वही क्या कहलाती हैं बेटाओ, असमीकरण कहलाती हैं। असमीकरण कहलाती है। मतलब कैसा भी व्यंजक हो, अगर उस व्यंजक में आपको इन चारों चिन्हों में से साइंस में कोई भी चिन्ह दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, सब असमीकरण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अगला x प्लस वाई इज लेस देन 7। कोई भी आ सकता है बेटा, अगर आपको ये साइन बीच में दिख रहे हैं तो समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहे हैं, असमीकरण की। ठीक है बेटा, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि जैसे नंबर्स में हम पढ़ते हैं सेट ऑफ नंबर्स, कि जैसे ये कोई रियल लाइन है, ये क्या है बेटा, कोई रियल लाइन है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, कि जैसे आपको ये क्राइटेरिया दे दिया कि यहाँ 5 है बेटा और यहाँ क्या है 7 है, तो अगर उसको हम प्रदर्शित करना चाहें बेटाओ तो उसको हम इन्हीं चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं या फिर उनको हम अंतरालों के रूप में दिखाते हैं। जैसे इसने कह दिया बेटाओ कि 5 भी आना चाहिए, अगर कोई संख्या खुद आ रही है उसमें इंक्लूड है, मतलब उसमें जो गोला होगा वो क्या आएगा बेटा, भरा हुआ आएगा। और कह रहा है कि 7 नहीं आनी चाहिए और इनके बीच की कोई भी संख्या, इसमें बीच की सभी संख्याएं शामिल होंगी। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं बेटाओ,
5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। मेरा कहने का मतलब यही है बेटाओ कि अगर इस चिन्ह में अगर अगर ये इक्वल टू आ रहा है, अगर इस चिन्ह में इक्वल टू आ रहा है तो मतलब उस संख्या को इंक्लूड किया हुआ है, और अगर इस तरह का चिन्ह आता है केवल मतलब उस संख्या को इंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देख लो बेटाओ, ये दर्शा रहा है कि आप जो भी संख्याएं ले रहे हैं वो एक तो 5 और या 5 से बड़ी आएंगी। जो भी संख्याएं आप ले रहे हो वो 5 या 5 से क्या आएंगी, बड़ी आएंगी। और यहाँ पर बेटाओ आपको 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योग 7 से कम होना चाहिए। संख्याएं आप कितनी भी ले सकते हो, स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये कि जो भी आप 2 संख्याएं उठाएंगे बेटाओ चर के लिए वो सभी 7 से क्या होनी चाहिए, कम 7 के भी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पर ये इक्वल टू लगा देता तो हम कह देते कि खुद 7 या 7 से कम आनी चाहिए। खुद 7 भी आ सकती हैं और या 7 से कम भी आ सकती है। तो बेटा ये जो 2 चिन्ह हैं इनमें उस संख्या को शामिल नहीं करते हैं जिसके साथ ये आते हैं, और इन 2 चिन्हों में बेटा उस संख्या को भी शामिल किया जाता है जिसके साथ ये आते हैं। तो बेटा यहाँ पर 5 को इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर 7 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब चर के कोई मान हम ऐसे नहीं लेंगे जो 7 के बराबर होते हो। तो बेटा पहला तो हो गया समीकरण, मतलब ऐसे व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट होते हो क्या कहलाते हैं, समीकरण। दूसरा क्या आ गया, सर्वसमीका। उसमें ऐसे व्यंजक आते हैं जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होते हैं। और तीसरा क्या है बेटाओ, असमीका। असमीका का मतलब है अगर आपको इन चारों चिन्हों में से कोई भी समीकरण ऐसे दिख जाए कोई भी व्यंजक में तो समझ जाना ये क्या है बेटाओ, असमीका। पहले 2 चिन्हों में हम उस संख्या को इंक्लूड नहीं करते जो दी गई हो, और इनमें बेटाओ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर अगला बात करें बेटाओ तो नेक्स्ट है रैखिक समीकरण। क्या, रैखिक समीकरण। तो लिखो नेक्स्ट रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन। नाम से ही पता लग रहा है बेटा। और रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात केवल क्या आती हो, 1 आती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। या ऐसे समीकरण जिनका ग्राफिक सरल रेखा प्राप्त होता हो। बेटा 2 परिभाषाएं हो गई। एक तो ये कि चर की घात अगर 1 ही दिख रही है वो भी रैखिक समीकरण हो गए। और अगर जो समीकरण आपको दिया गया है अगर आप उसका ग्राफ बना रहे हो और वो ग्राफ अगर आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है तो भी हम क्या कह देंगे, ये क्या है बेटा, एक रैखिक समीकरण है। मतलब ग्राफ एक लाइन, एक सीधी लाइन आपको मिल रही है तो वो भी क्या होगा, एक रैखिक समीकरण होगा। तो लिखो बेटाओ, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिनमें, ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 1 हो क्या कहलाते हैं बेटा, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। रैखिक समीकरण कहलाते हैं। बेटा यहाँ तक जो हमने बात की है वो एक नॉर्मल या सिंपल सी बातें हैं। एक तो 3 तो हमने समीकरण, असमीका और सर्वसमीका, और एक हो गया रैखिक समीकरण। लेकिन इससे आगे जो आएगा युगपत समीकरण वो बेटाओ आपके लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट है। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं कि ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात क्या हो, 1 हो, क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसमें आप कोई भी समीकरण ले सकते हो, ये भी एक रैखिक ही समीकरण था।
ये भी एक रैखिक समीकरण है। भाई देखो यहाँ भी चर की घात क्या 1 है और यहाँ भी चर की घात क्या है 1 है। अब आप बेटा इनका ग्राफ भी बना लो, हमेशा इनका ग्राफ क्या कहेगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इनका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात क्या हो 1 हो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। अब ऐसे तो द्विघात समीकरण भी आते हैं, ऐसे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो बेटा क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण। जिनमें चर की घात अधिकतम 3 हो वो क्या कहलाते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। ठीक है बेटा, अगर बात करें अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है युगपत समीकरण। क्या युगपत समीकरण। साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण। देखो बेटा ध्यान देना, युगपत समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें लिखो बेटाओ दो चरों वाले दो समीकरणों को एक साथ लिखने पर क्या कहलाता है बेटा, युगपत समीकरण प्राप्त होता है या युगपत समीकरण कहलाता है। मतलब बेटा कि जो दो समीकरण आप प्रयोग कर रहे हो वो दो समीकरण कैसे हैं कि एक तो उनमें दो चर प्रयुक्त हो रहे हैं, और दोनों चरों के बेटा कोई भी दो समीकरण आपको लेने हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसे दो समीकरण दिख जाएं जिनमें दो चर प्रयुक्त हो रहे हों और एक साथ दिए गए हों तो बेटा समझ जाना ये कैसे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एक तो आ गया 7x + 5y + 6 = 0, एक आ गया 8x + 7y + 9 = 0। देख लो बेटा दो तो समीकरण है और दोनों समीकरणों में दो दो चर ही प्रयुक्त हो गए हैं। इसमें भी x है और y है, यहाँ भी x और y है। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिख दें तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, युगपत समीकरण कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर टू वेरिएबल्स के टू इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिखें, तो वो क्या कहलाता है बेटा, युगपत समीकरण कहलाता है। अब इन्हीं युगपत समीकरणों से बेटा तीन कंडीशन पैदा होती हैं। इन्हीं युगपत समीकरणों से क्या होती हैं, तीन कंडीशन पैदा होती हैं, जिनमें पहली दो कंडीशन है किन की आती हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम की, और अगली दो बेटा एक किसकी आती है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की आती है। मतलब पहली दो तो संगत निकाय में आएंगी और अगली बेटा किस में आएगी, असंगत निकाय में शामिल होती है। अगर बेटा इसी को हम इस तरह लिख दें, a1x + b1y + c1 = 0, और एक आ गई a2x + b2y + c2 = 0। भाई ये भी तो युगपत समीकरण ही है ना। ठीक है, अब इसमें हम तीन कंडीशन बना रहे हैं, जिनमें सबसे पहली कंडीशन में शामिल होगा बेटा कौन से, संगत निकाय। कौन से, संगत निकाय। कंसिस्टेंट सिस्टम। कौन से आगे, संगत निकाय मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम।
संगत निकाय में बेटा नंबर 1 बात करें तो बेटा वो हम बात करेंगे किसकी, अद्वितीय हल की। किसकी बेटा, अद्वितीय हल की, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर बात करें हम यूनिक सॉल्यूशन की तो बेटा जैसे कोई भी आपको समीकरण दे दिया और उस समीकरण में पूछ लिया आपसे कि चलो भाई ये युगपत समीकरण है, अब इसमें बताओ कि जो प्राप्त हल है वो अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो बेटा उसमें हम दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा इसकी कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 अगर नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, b1 बटे b2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 तो बेटा हम कह देंगे कि दिया गया निकाय क्या होगा बेटा, संगत निकाय होगा। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, यूनिक मतलब अद्वितीय हल होगा। ठीक है बेटा, तो यूनिक का मतलब क्या होता है, केवल एक हल प्राप्त होगा। और एक हल प्राप्त हो रहा है मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब इसमें लिख सकते हैं कि इस स्थिति में क्या बेटा, इस स्थिति में दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को, दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करेंगी मतलब इस तरह की दो लाइंस प्राप्त होंगी, ऐसे और ऐसे। और बेटा जिस स्थान या जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही इनका क्या कहलाता है, हल कहलाता है बेटा। वही क्या होता है, इनका हल होता है, सॉल्यूशन होता है। भाई कोई भी रेखा है, दो रेखाएं जितने स्थानों पर एक दूसरे को काटती हैं उनके हल उतने ही होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा अगर यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल की बात करें तो अगर आपको कुछ ऐसी देखो बेटा ये भी तो यही हो गई ना भाई, 7/8 है। अगर इसी एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पर बेटा a1 कितना आ गया, a1 कितना है, 7 है और b1 कितना है, 5। देखो इससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर इन दोनों को आपस में तुलना करें इनकी तो बेटा अब यहाँ पर a2 कितना आ गया, 8 है और b2 कितना आ गया, 7 है। अब बताओ क्या a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के? अरे भाई 7/8 क्या 5/7 के बराबर होता है क्या? नहीं होता ना। तो मतलब यहाँ का क्या आ गया बेटा, नॉट इक्वल टू। अब आप इसी समीकरण या युगपत समीकरण को लेकर इनका अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा ऐसा प्राप्त होगा, मतलब कोई भी दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अब देखो चूंकि बेटा दोनों की घात कितनी है, 1 है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में रैखिक समीकरण बताया था, क्योंकि युगपत समीकरण में हम किसको इंक्लूड करते हैं, हमेशा बेटा रैखिक समीकरण को। तो यहाँ पर बेटा सीधी सी बात है कि अगर आपको जो भी दो चरों के दो समीकरण एक साथ दिए गए हैं, मतलब युगपत समीकरण है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और उनमें अगर आपको दिख रहा है कि ऐसी कंडीशन आ रही है, मतलब केवल एक ही हल आपको प्राप्त होगा। मैंने कहा था बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम में कितने हलों की बात करेंगे, 2 की। एक तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन और एक हो गया कौन सा बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा नेक्स्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
अगला होगा अनंत हल। नंबर 2 आ गया अनंत हल, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या आएगा नेक्स्ट? अनंत हल। अब अनंत हल में क्या कहेंगे बेटा? यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर किसके हो? c1 बटे c2 के। अगर तीनों ही क्या आ रहे हैं बेटा? बराबर आ रहे हैं तो समझ जाना इस कंडीशन में क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। अब बेटा अनंत हल का मतलब क्या होता है कि हमेशा बेटा इसमें जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक के ऊपर एक होंगी। क्या होंगी? एक के ऊपर एक होंगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें, मतलब आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखा है उसमें आपको लग रहा है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है बेटाओ, तो हमेशा समझ जाना कि ये क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर बात करें बेटाओ, जैसे ये आ गया 2x + 3y + 5 बराबर 0, ठीक है ना। और अगली इक्वेशन आपको दे दी 4x + 6y + 10 = 0। ध्यान से देखना बेटाओ, दोनों इक्वेशनों में केवल दो तो चर प्रयुक्त हुए हैं और दो चरों के दो ही समीकरण है, मतलब दोनों क्या हो गए बेटा? युगपत समीकरण हो गए। दोनों क्या हो गए? युगपत समीकरण। चूंकि दोनों युगपत समीकरण है, अब पूछ रहा है बेटा कि दिया गया युगपत समीकरण कंसिस्टेंट हो गया इनकंसिस्टेंट होगा। अगर बात करें हम कंसिस्टेंट की, तो बेटा हमें पता है अगर ये इन दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब या तो ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों में से कोई दिख रहा है तो हम कह देंगे ये क्या होगा? कंसिस्टेंट। और ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये हम पता कैसे लगाएंगे? जो दिया गया युगपत समीकरण है उसको हम इससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब देख लो बेटा, यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसमें a1 बटे a2 कितना आ रहा है? 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। अगर बात करें वहीं b1 बटे b2 की, ये कितना है बेटा? 3/6 मतलब ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें किसकी? c1 बटे c2 की, कितना है बेटा? 5/10 मतलब ये भी कितना आ गया? 1/2। तो बेटा इसमें साफ पता चल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और अगर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो सीधा समझ जाना कि ये क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? ऊपर होती हैं या क्या होती हैं बेटाओ? समपाती होती हैं। तो लिख दो इस स्थिति में, इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती हैं बेटा? कोलिनियर होती हैं। क्या होती हैं? समपाती होती हैं। दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। मतलब एक रेखा के ऊपर क्या होती है? दूसरी रेखा। अरे भाई हम कह रहे थे कि हल होते कौन से हैं? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता क्या है कि जब भाई एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तभी तो वो उसका हल होगा ना। अब यहाँ तो परमानेंटली इस रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है ना, बिल्कुल ऐसे। और अगर ऐसी स्थिति है तो मतलब इसमें जन कितने बिंदु होंगे जो इसके क्या है बेटा? हल होंगे। तो बेटा अगर यहीं पे अगर हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, मतलब असंगत निकाय की,
असंगत निकाय। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो माय डियर, सबसे पहले हम बात कर रहे थे संगत निकाय की। संगत निकाय में हमने क्या पढ़ा बेटा? कंसिस्टेंट सिस्टम में एक तो हमने यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल और एक अनंत हल। मतलब जिनमें अगर हल प्राप्त हो रहे हैं आपको, अगर हल प्राप्त हो रहे हैं मतलब उनको तो आपको हमेशा किस में रखना है? कंसिस्टेंट सिस्टम में, संगत निकाय में। और जिनमें हल प्राप्त नहीं हो रहे हैं वो किस में आएंगे बेटा? हमेशा असंगत निकाय में। तो मतलब इसमें एक ही कंडीशन आती है, नंबर 3 कौन सी बेटा? कोई हल नहीं। कौन सी? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसमें केवल एक ही कंडीशन आती है, कौन सी? कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। जैसा कि हम बात कर रहे थे, जैसे युगपत समीकरण था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है? 0 है। मैंने कहा था कि हमेशा अगर दो चरों के दो समीकरण अगर एक साथ आ जाएं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। तो ये भी क्या है कि युगपत समीकरण को डिनोट कर रहा है। अगर ये युगपत समीकरण है तो इन्हीं से हम यहाँ पर किन की कंडीशन बनाते हैं? अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं की बात करें तो इसमें आता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2। अगर आपको कोई ऐसा युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल रही है जिसमें आपको पता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नोट इक्वल टू क्या है? c1/c2। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। और अगर हल प्राप्त हो ही नहीं रहे तो इसका मतलब है कि ज़रूर वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। और दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं मतलब दोनों रेखाएं, दोनों लाइन से एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं, इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है ना? मतलब अगर पहली जो इक्वेशन है उसकी ये लाइन है और दूसरी बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगी। पैरेलल का मतलब है बेटा प्रत्येक दोनों के अलग अलग बिंदुओं पर अगर इनकी बीच की डिस्टेंस आप देखोगे तो हमेशा क्या मिलेगी? सेम ही मिलेगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। जैसे एक अच्छा एग्जांपल है क्या? पटरियाँ। ठीक है ना? जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो भी एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल, मतलब वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। अगर कोई दो रेखाएं कभी भी हमें पता है एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, मतलब पैरेलल जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, तो इसका मतलब है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब तक दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसमें कोई भी हल प्राप्त हमें नहीं होगा। अब देखो, अगर इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन है देखो, एक तो सीधा क्वेश्चन बना दे, जैसे आपको कोई युगपत समीकरण दे दिया और आपसे सीधा पूछ लिया कि बताओ इसमें अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे। तो उसमें क्या है, आपको जो इसकी जर्नल इक्वेशन है उससे उसको कंपेयर करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन के हिसाब से देखना कि किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। जिस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करती है मतलब वही वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है
ये दिया हुआ है 6x माइनस 6x माइनस 9y इक्वस टू 18 और 8 माइनस 4x प्लस 6y इक्वस टू 0 का है। ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 1 अद्वितीय हल, फर्स्ट दिया हुआ है अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 2 अनंत हल, अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नंबर 3 पर है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा जो भी युगपथ समीकरण दिया हुआ होगा इसको आप कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताने के लिए आपको सबसे पहले उनके सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे ये कंसिस्टेंट में आएगा या इनकंसिस्टेंट में आएगा। जैसे देखो बेटाओ अब ये 2 इक्वेशन दी गई हैं। अब दोनों इक्वेशनों में देखो बेटा 2 तो चर यूज हो रहे हैं। 2 क्या है बेटा वेरिएबल्स हैं और 2 ही समीकरण हो गई, इक्वेशन हो गई। इन्हीं को हम किस तरह लिख सकते हैं अगर इसके हल की बात करें। एक तो हो गई 6x माइनस 9y माइनस 18 इक्वस टू क्या है 0 है। इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस का 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वस टू क्या है 0 है। दोनों समीकरणों में 2 चर प्रयुक्त हो रहे हैं और 2 समीकरण हैं। मतलब ये किस प्रकार के समीकरण हो गया युगपथ समीकरण हो गया, युगपथ समीकरण हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये समीकरण इनमें से किस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसी को इसकी अगर हम इन दोनों को बेटाओ कंपेयर करें तो यहाँ पर आप पाओगे कि a1 बटे a2 क्या होगा। a1 कितना है 6 है और a2 कितना है -4, मतलब ये कितना हो गया 3/-2 हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें b1/b2 ये कितना होगा, ये -9 है अपॉन में 6 हो गया, तो ये कितना आएगा -3/2, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो गया c1/c2, तो c1/c2 कितना है -18/8, तो ये कितना हो गया अगर इसको हम 2 से काटे बेटाओ तो कितना होगा -9/4 हो गया। ये दोनों आपस में समान है। देखो यहाँ भी -3/2 और यहाँ भी -3/2 है, लेकिन बेटाओ c1/c2 क्या है -9/4 है, यहाँ पर 3/2 नहीं है। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या कंडीशन आ रही है इसमें कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, नोट इक्वल टू क्या हो गया c1/c2। और अगर ऐसा आ रहा है तो ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। किसकी है, मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों का अलग अलग तो हमेशा जो आपको रेखाएं प्राप्त होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। मतलब ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं।